विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जो आपका यूपी प्री बोर्ड का बायोलॉजी का जो कंप्लीट सोल्यूशन आप देख रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट है ये। और यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 से इसके आंसर आप देख सकते हैं। इसके पहले का यदि आपको क्वेश्चन देखना है तो पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट में जाकर के यूपी प्री बोर्ड 2022 जो पेपर है उसको आप पूरी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल या ड्रग का मानव शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया अल्कोहल का क्या हानिकारक प्रभाव। जैसे अल्कोहल होता है वैसे यहाँ पे ड्रग का भी यूज देखिए दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग से हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है। ये सब आपको पहले से पता है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने आप लिख सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में लेने पर श्वसन निष्क्रियता माने आपका कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन का जो प्रक्रिया है, तंत्र है, वो कहीं कहीं आपका लंग्स काम नहीं करेगा। हार्ट अटैक आप देख सकते हैं, यहाँ पे हृदय घात हो जा रहा है। कोमा व मृत्यु भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ठीक नहीं है, ड्रग्स बहुत घातक है। मादक पदार्थों के बेचने पैसे न मिलने पर चोरी का सहारा ले सकते हैं। तो ये भी देखिए इसका कहीं कहीं हानिकारक इफेक्ट दिख आ रहा है, चोरी करेंगे आप। परिवार या समाज के लिए मानसिक व आर्थिक कष्ट हो सकता है इसकी वजह से। एल्कोहल के चिरकारी प्रयोग से तंत्रिका तंत्र व यकृत को क्षति पहुंचती है। जो आपका नर्वस सिस्टम है, लीवर है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और जो लोग इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं इसे ड्रग को, रक्त शिरा में ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है, बीन्स है, इसमें वो इंजेक्शन के द्वारा लगाते हैं, तो एड्स व यकृत शोथ जैसी गंभीर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? 2-4 लोग होते हैं, एक ही इंजेक्शन से सभी लोग प्रयोग करते हैं, एक को कोई डिजीज है तो सभी को हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थ आप ले रहे हैं तो इम्ब्रियो पर इसका बैड इफेक्ट शो होता है। अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता या हिंसा भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप उग्र कंडीशन में होते हैं। महिलाओं में मेटाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन से पुरुष जैसे लक्षण, आक्रामकता या भावनात्मकता स्थिति में उतार चढ़ाव आ जाता, माने वो कहेंगे पुरुषों जैसी कैपेबिलिटी व्यवहार में आ जाती है। पुरुषों में मुहासे, आक्रामकता का बढ़ना और साध माने बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो जाते हैं। टेस्टिस का आकार बढ़ना घटना और जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो कहेंगे इसमें रिड्यूस हो जा रहा, घट जा रहा है। और समय से पूर्व इसके ड्रग के सेवन से गंजा पैमाना आपके हेयर भी रिमूव हो सकते हैं। तो और ये पूरा था, उसका दुष्प्रभाव जो आप जानते हैं वो अलग चीज़ है, जो आपको रिप्रेजेंट करना वो अलग चीज़ है। इसलिए सिंपल प्रश्नों को भी बढ़िया से पढ़ें और जो स्पेसिफिक पॉइंट है, विशेष बिंदु है, उनको ही आप रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बायो फर्टिलाइजर देखिए कहीं कहीं जो हमारी सरकार है बायो फर्टिलाइजर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिजीज नहीं काज होती है, फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, और आप खा रहे हैं इसको यूज करें तो आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, कुछ हमने की पॉइंट्स दे दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा मैं। फर्स्ट दिया गया नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा, मृत पौधों तथा जंतुओं के सड़ने गलने से, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा। तो नाइट्रिक कारक जो जीवाणु है वो कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रिक कारक जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 स्टेप में करते हैं। एक तो पहले वो अमोनिया से नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया से नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? नाइट्राइड का। और फिर वो जो है नाइट्राइड से नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ थोड़ा सा देखना है, नाइट्राइड से नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाइट्राइड आपने यहाँ पहले स्टेप में देखा, इससे नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आता है, पौधे जो है वो नाइट्रेट जो मिनरल एलिमेंट आप यहाँ देख रहे हैं उसको किस रूप में लेते हैं? तो वो पौधे जो है नाइट्रेट आयन के रूप में ही उसे ग्रहण करते हैं। यहाँ जब अमोनिया से नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन से बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं? नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ये बैक्टीरिया भी आपको याद रखने हैं। मृत पौधे तथा जंतुओं के सड़ने गलने से कैसे उर्वरक का फॉर्मेशन सूक्ष्म जीवों द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया मेजर रोल प्ले करते हैं। बैसिलस रेनोसस
जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो उस समय एग्जाम्पल को जरूर सम्मिलित करें। ये बहुत ज़्यादा आपके राइटिंग को इफेक्टिव वहाँ बनाता है, आंसर को इफेक्टिव बनाता है और मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने में हेल्प करता है। बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बुल्गेरिस, क्लास्ट्रीडियम, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सड़ीगली नित कार्बनिक वस्तुओं को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। फिर अमोनिया से आप देख रहे हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट बन जा रहा है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु हैं, ये आपने अभी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोबैक्टर आपने देख लिया। अब अलग अलग में भी पूछा जाता है कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें कौन बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये चीज़ें भी आपको जाननी है। उसमें यहाँ पे ये चीज़ आपको स्वयं रिप्रेजेंट लिखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों का मतलब है लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनेसी फैमिली आपने पढ़ी होगी, उसमें सभी दलहनी फसलें आती हैं और बहुत ज़्यादा नाम फेमस है। उसका नाम आर से है और फुल फॉर्म में लिखेंगे तो आर और एल मिला करके उस बैक्टीरिया का नाम हो रहा है जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको आर और एल से जोड़ करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो मुझे भी लगेगा आप कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपने ये नाइट्रोजन साइकिल आपके सामने हमने ला के रख दी है और यहाँ पे थोड़ा सा लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में कैसे नाइट्रोजन का बार बार साइकिलिंग होता है। तो यहाँ देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये पौधे की जड़ें हैं और कहाँ से कैसे नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो पा रहा है। तो देखिए ये रिलीज टू एटमॉस्फेयर तो बाद में रिलीज करेंगे। यहाँ देखिए माइक्रोब्स जो हैं ये अमोनियम को देखिए पूरा या तो ऐसे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो एल्गी और माइक्रोब्स हैं सड़ीगली कार्बनिक वस्तुओं के यहाँ देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके बाद अमोनिया देखिए यहाँ से अमोनिया से नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। नाइट्रेट बाद में डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर नाइट्रेट पौधों की जड़ों के द्वारा यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है और बाद में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं यहाँ डिकम्पोजिशन के द्वारा यहाँ पे मृदा में भी ये चले जाते हैं। तो कहीं भी ये पूरा साइक्लिंग होता रहता है। ठीक है, तो आपने बहुत इजीली देख लिया माइक्रोब्स जो है इसको सड़ीगली मृत कार्बनिक वस्तुओं पहले अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्राइट, फिर उसके बाद नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो शो किया जा रहा है आपको डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे यहाँ देख भी लेते हैं, अक्सर पूछा भी जाता है जो डीनाइट्रिफिकेशन इसमें कौन बैक्टीरिया भाग ले रहा है, तो उसका नाम है स्यूडोमोनास। क्या नाम है? स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस ये बैक्टीरिया है जो इस नाइट्रेट आयन को कन्वर्ट कर दे रहा है वापस नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस में। और आपको पता होना चाहिए 78% के आपका नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में उपस्थित होता है और 0.05% मृदा में उपस्थित होता है। तो ये गैसीय फॉर्म में एक क्वेश्चन भी आता है कि जो पौधे हैं 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में उपस्थित है तो उसे इस रूप में क्यों ग्रहण नहीं करते। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि जो पौधे होते हैं वो किसी भी आयन को, किसी भी मिनरल एलिमेंट को, जो 17-16 मिनरल एलिमेंट हैं उनको उनके आयन के रूप में ही ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? उनके आयन के रूप में ग्रहण करता है। तो आयन के रूप में देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ये नाइट्रेट आयन अब इस रूप में ग्रहण कर पा रहे हैं। गैस के रूप में ये इसको नहीं ग्रहण करते। गैस के रूप में ये मुख्य रूप से CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में ये CO2 ग्रहण कर रहे हैं, नॉर्मल अपने रिस्पायरेशन में O2 ग्रहण करते हैं और इसका भी क्वांटिटी कभी बोले परसेंटेज कितना एटमॉस्फेयर में उपस्थित है तो 0.03% CO2 उपस्थित होता है और ऑक्सीजन आपका 21% उपस्थित है। सभी हम सभी को पहले से पता है। कभी कभी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आप CO2 को कैसे याद करेंगे, 0.03 या 0.03 है, 0.003 है या 0.3 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए कितने टर्म आ रहे हैं, CO2 3 अंक आ रहे हैं। तो यहाँ दशमलव को लेकर के आपको 3 अंक तो समझना, 0.03%।
तो आसानी से आप याद कर लेंगे। ये पूरी प्रोसेस है, पहले सल्फ्यूरिक कार्बोनेट अमोनिया में, फिर नाइट्रिफिकेशन नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट आयरन कन्वर्ट हो रही है, डिनाइट्रिफिकेशन द्वारा ये गैस उसमें चली जा रही है, या फिर यहाँ जड़ों के द्वारा अपटेक कर लिया जा रहा है, इसे ग्रहण कर ले रही है, या डिकम्पोजिशन द्वारा वापस उसमें चला जा रहा है, या यहाँ पे तो चला गया, इसे भी एल्गी और माइक्रोब्स जो है वापस कन्वर्ट कर दे रहे हैं इस तरह से देखिए, और फिर से प्रोसेसिंग ये हो जा रही है। तो ये पूरा साइकिल है नाइट्रोजन, जिसके द्वारा जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके रूप में, आयन के रूप में। नेक्स्ट दिया है कवकमूली सहवास के द्वारा भी ऐसा होता है। तो कवक ये भी पूछा था माइक्रोराइजल एसोसिएशन के द्वारा कैसे जो आप खाद देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, या आयन में कन्वर्ट हो रहा है, या बायो फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए बहुत बताया जा रहा है, उच्चतर पौधों की जड़ों के साथ कवक का सहजीवी सहवास कवकमूली सहवास कहलाता है। अलग से क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अनेक वनस्पतियों में पौधों की जड़ें कवकमूल द्वारा संक्रमित हो जाती है, जैसे चीड़ ओक की जड़ों में, और यहाँ कवक की तंतु जड़ों की सतह पर वाह्य पादप कवक मूल एक्टोफाइटिक माइकोराइजी बनाते हैं। यदि कवक की तंतु जड़ों के अंदर पहुंच जाए तो उसे इंडोफाइटिक माइकोराइजी बनाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, कवकमूली माइकोराइजल एसोसिएशन पे आपको टिप्पणी लिखना होगा, बताना होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। और नीले हरे शैवाल अलग से क्वेश्चन आता है, जो नीले हरे शैवाल है वो कैसे मेजर रोल प्ले करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में। तो नीले हरे शैवाल बहुत सारे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। आपको नाम शायद पता होगा, नहीं पता होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले देखिए मोटा जगत की नीले हरे शैवाल, जैसे यहाँ कुछ नाम दिया गया, नास्टाक, एनाबिना आलूसरा या एनाबिना एजोली। एनाबिना एजोली पे अलग से क्वेश्चन आता है। एनाबिना एजोली क्या क्वेश्चन आता है, जो धान की फसलें हैं, धान की फसलों की जो जड़ है उसमें एनाबिना एजोली पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। पैडी क्रॉप्स, किसमें, धान की फसलों क्या बोलते हैं, पैडी क्रॉप्स या ओराइजा सेटाइवा। धान का नाम क्या है, ओराइजा, ऐसे लिखेंगे ORIZASATIVA, ओराइजा सेटाइवा में पाया जाता है। नाइट्रोजन को पौधों के काम में आने योग्य यौगिकों में परिवर्तित करके इस क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब इसमें जो कन्वर्ट किया जाता है इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे बोलते हैं। तो और बहुत सारे यहाँ पे सवाल थे, कौन कौन से, नास्टाक, एनाबिना, आलोस्टा, ग्लियोट्राइका, ग्लियोकैप्सा, ये बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। और जो किसे पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, साइनोफाइसी एक क्लास इनका है। साइनोफाइसियन जो होते हैं वो कहलाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में रहता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के जो शैवाल होते हैं वो होते हैं ग्रीन शैवाल होते हैं, ग्रीन शैवाल, ग्रीन एल्गी को आप बोल सकते हैं। एक आपको ग्रीन एल्गी का नाम बताना है, सी से उसका नाम है, जो शोध कार्यों में इस्तेमाल होता है। बाकी आपने आपसे क्वेश्चन आता है जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एक यहाँ शैवाल का नाम है जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, ये एल्गी है जिसके द्वारा पूछा था एगार। एगार किससे प्राप्त किया जाता है, तो एगार एक मटेरियल है, पदार्थ है जो इनके द्वारा फॉर्मेशन इनका होता है। और ये एल्गी कैसे एल्गी है, रेड एल्गी है। कैसे एल्गी है ये, रेड एल्गी है। रेड एल्गी किस क्लास से बिलोंग करते हैं, रोडोफाइसी। किससे बिलोंग करते हैं, रोडोफाइसी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, रोडोफाइसी, एक इनका वर्ग है रोडोफाइसी, जिसे ये बिलोंग करते हैं। यही से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि आयोडीन जो है वो किस क्लास के, किस वर्ग के शैवाल द्वारा मिलता है, तो ये आपको जैंथोफाइसी के द्वारा प्राप्त होता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन है आपके सामने। अलग से आपको कुछ पूछना हो तो एल्गी संबंधित आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बायोपायरेसी एवं पेटेंट पर टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी एवं पेटेंट क्या है, तो जब पहले ऐसे हम लोग समझ लेते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट है, उसका फार्मूला आपने क्रिएट किया है और आपने इसे फर्स्ट टाइम बनाया है, तो उसका अधिकार जो है आपको प्राप्त हो, उसके लिए हम लोग उसको पेटेंट कराते हैं। और तभी उसका जो फार्मूला आपके पास रहेगा और कोई उस पर काम करता है आप क्लेम कर सकते हैं, या उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, वो आपसे पूछ के काम करेगा। तो यार ये ध्यान, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या दूसरे संगठन किसी देश या उसके लोगों से बिना
उसके प्राधिकृत किए जाने अथवा बिना समुचित प्रतिकर भुगतान के यदि उनके जैव संसाधन बायो रिसोर्स या उसके परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जिसे बायो पायरेसी कहते हैं। पहले बायो पायरेसी आप समझ लें। और फिर एकस या पेटेंट किसी सरकार द्वारा अन्वेषक को उसकी खोज या अन्वेषण के प्रति दिया गया एक अधिकार है जिसके द्वारा किसी भी अन्य को उस खोज के व्यवसायिक प्रयोग से रोका जा सके। तो दो चीजें आपको बताएंगे। पहले बायो पायरेसी से पूछा गया बायो पायरेसी क्या है, आपको बताया गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उनके जो अधिकार हैं वो बिना पूछे कोई उसको यूज कर रहा है, ठीक है, परंपरागत ज्ञान का, इसका इसे क्या कहेंगे बायो पायरेसी। और यदि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए आपको उसका स्वामित्व दिया गया, ठीक है, और कोई यदि उसका व्यवसायिक प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो उससे उसको रोक सकते हैं, भैया ये हमने बनाया है, इसका पेटेंट हमारे पास है, हमारे पास अधिकार है, आप इस फार्मूले से ये चीज़ नहीं बना सकते, इस पर मेरा केवल अधिकार है और मेरे अनुमति के बिना यदि आप बनाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। एकस या पेटेंट किसी सरकार द्वारा अन्वेषक जो रिसर्चर है जो खोज कर रहा है उसकी खोज या रिसर्च के प्रति दिया गया एक अधिकार है जिसके द्वारा किसी भी अन्य को उस खोज के व्यवसायिक, आप यहाँ देख सकते हैं, व्यवसायिक यूज नहीं कर सकता है और वो नहीं कर पाएगा और उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। तो पेटेंट निम्न में से किसी के लिए दिया जा सकता है। कब पेटेंट मिलता है आप यहाँ देख सकते हैं और इस तरह से इसका सिंबल भी है, ये इंडिकेट किया है, इसे आपको याद रहे। किसी अन्वेषण के लिए जिसमें उत्पाद भी सम्मिलित हो, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, किसी पूर्ण अन्वेषण में किए गए सुधार में पहले से सर्च किया, खोज किया गया, उसमें सुधार कर रहा है, किसी उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया है तो कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया उसमें हेल्प कर रहा है, किसी विचार या डिजाइन के लिए जो कोई डिजाइन दिया जाता है। प्रारंभ में पेटेंट औद्योगिक अन्वेषण के लिए दिया जाता है, लेकिन अब जीवी वस्तुओं तथा उनसे उत्पन्न प्रोडक्ट के लिए भी स्वीकृत किया जाता है। इस पेटेंट को बायो पेटेंट कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बायो पेटेंट। जब बायो से संबंधित प्रोडक्ट होंगे तो बायो पेटेंट कहा जाएगा और ये आप यहाँ सिंबल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सामुदायिक अंतःक्रियाएं क्या होती है, इन क्रियाओं को संक्षेप में समझाइए। तो सामुदायिक अंतःक्रिया, समुदाय हमारे जो ग्रुप में बहुत सारे जीव जंतु आते हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया है उसे बोलेंगे सामुदायिक अंतःक्रिया। तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं और ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक, आगे डिटेल में देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा ही आपको इसमें बताना पड़ेगा, पढ़िए ज़्यादा, लिखिएंगे कम चल जाएगा और यहाँ लगी सारा चीज़ आप जान के जाइए, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी पौधों जंतु तथा सूक्ष्म जीवों का वह समूह जो एक ही वातावरण में रहते हैं और परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर माने होता है एक दूसरे से संबंधित होते तथा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित रहते हैं, उनके बीच होने वाली क्रियाओं को सामुदायिक अंतःक्रिया कहा जाता है। तो देखिए कहीं भी आपको बताया गया कि एक लोकेलिटी में लोग स्थित है, सूक्ष्मजीव उपस्थित है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित है और उनके बीच जो एक्टिविटी हो रही है, जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, अंतःक्रियाएं हो रही हैं, उनको ही मिलाकर के आप क्या बोल रहे हैं, सामुदायिक अंतःक्रिया बोलते हैं। तो देखते हैं अंतःक्रियाओं की आपको जल्दी अभी बताया गया कि दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, धनात्मक अंतःक्रियाएं और ऋणात्मक अंतःक्रियाएं। धनात्मक माने लाभान्वित होंगे, ऋणात्मक उसमें उनको हानि पहुंचेगी। ये थोड़ा तेज मैं इसलिए सुना, क्वेश्चन ज़्यादा है, समय ज़्यादा आपका ना जाए। इसमें दोनों सहयोगी बराबर लाभान्वित होते हैं। धनात्मक अंतःक्रिया की बात चल रही है, कोई भी सहयोगी हानि प्राप्त नहीं करता है और ये दो कितने प्रकार के नीचे हम लोग देखेंगे। तो सहजीविता में ऐसा ही होता है, दोनों लाभान्वित, कोई हानि नहीं पहुंचती। और सहजीविता के कुछ दृष्टांत माने यहाँ पे सुदेंदी यूज हो गया है, एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं सहोपकारिता और सहोपकारिता। देखिए हमने यहाँ पर उदाहरण भी आपको डायग्राम के माध्यम से भी शो कर दिया है कि जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं तो किसी को भी कोई हानि नहीं होती है, तब इसे कहा जाता है सहोपकारिता। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए लाइकेन, साइकस की कोरलाइट जड़ें और कवक मूल। तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तीन एग्जाम्पल है, इसको आप अलग अलग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइकेन क्या होता है तो सभी को पता है, लाइकेन जो है ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, एल्गी एंड फंगी। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो फॉर्मेशन हो जाता है लाइकेन का। और ये सहजीवी जंतु है, सहोपकारिता के अंदर आ रहा है। यहाँ पे एल्गी जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये फूड फॉर्मेशन करता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाता है। और ये जो फंगस है ये रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है, किसको रॉ मटेरियल अवेलेबल करा रहा है, इस एल्गी को, और ये अपना भोजन बनाता है। इस तरह से इनमें सहजीवी संबंध होता है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। देखिए ये भी लाभान्वित हो रहा है, इसको रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, फंगस जो है को बना बनाया इसके द्वारा भोजन मिल जा रहा है, दोनों साथ साथ जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं दोनों साथ साथ लाभान्वित हो रहे हैं। साइकस की कोरलाइट जड़ें, जो साइकस और इसमें
टाइप की रूट्स होती है, एक होता है सिंपल रूट, दूसरा होता है कोरेलाइड रूट। कोरेलाइड रूट में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पे नमी ऑब्जर्व करके उसको देते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का पारण करें। कवक मूल क्या है, जड़ों में कवक पाए जाते हैं, इनका नाम होता है माइकोराइजा। क्या नाम है, माइकोराइजा। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। माइकोराइजा ये पाया जाता है जड़ों में और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और बायो फर्टिलाइजर के लिए ये रोल प्ले करता है। तो ये तीनों अपने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया भी गया है। देखिए हनी बी है, ये फ्लावर के ऊपर बैठ रही है और ये भी सहजीवी संबंध के म्यूचुअलिज्म में शो हो रहा है, समुदायता शो हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है कि जो यहाँ पे हनी बी है ये इससे नेक्टर के द्वारा, नेक्टर ग्लैंड से रस को सक कर रही है और अपने पंख में या अपने पैरों में परागकणों को ये लेकर के आ रही है और यहाँ पे पुष्प के ऊपर छोड़ के जाती है, जिससे वहाँ पर क्या हो पा रहा है, परागण की प्रक्रिया संपन्न हो पा रही है। क्या हो पा रही है, परागण की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हो पा रही है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये 20 स्लाइड होगी, इसके आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 मिनट वेट करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सहभोजिता किसे बोलते हैं। तो सहभोजिता भी सहजीवी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। एक सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित यदि हो रहा है तो इसे बोलते हैं सहजीवी। सहभोजिता बोलते हैं, जैसे आर्किड और आरोही कंठलताएं, ये तो पौधों के बारे में बताया और एक या जंतु के बारे में आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एक फिश आपके सामने शो की जा रही है। ये फिश जो है समुद्र के अंदर मूव कर रही है और इसके साथ देखिए यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी भी फिशें अटैच है इसके शरीर के साथ, जो इसके द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान में चले जा रहे हैं और वहाँ से उनको भी इसकी सहायता से लाभ मिल रहा है। तो कहेंगे इसको कोई हानि नहीं पहुँच रही, इसके साथ के लिए अटैच है, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे मछलियाँ भी जाकर पहुँच जाती है और वहाँ अपना भोजन ग्रहण कर सकती है। आर्किड में भी होता है, जैसे कोई कंठलताएं आप गांव में देखते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं, उन प्लांट के साथ साथ बहुत सारी और भी लताएं, टहनियाँ, जैसे ये एक प्लांट है, तो ये आप देखते हैं एक प्लांट है और इसके साथ बहुत सारे और इस तरह से लताएं जो है ऊपर लटक के इसकी सहायता से ऊपर की ओर जाती है, कंठलताएं। तो देखिए इस प्लांट को कोई हानि नहीं पहुंचा रही है और इसके सहयोग से ऊपर जाकर के प्रकाश को लेकर के अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है और इनकी भी ग्रोथ होती है। तो इनको भी लाभ मिल रहा है और उसको भी कोई हानि नहीं पहुंच रही, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, सहभोजिता कहलाती है। नेक्स्ट होते हैं आद्य सहयोग क्या, प्रोडक्ट कोऑपरेशन क्या है। ये दोनों ही सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही परस्पर लाभान्वित होते हैं, जिसे आद्य सहयोग कहते हैं। मूल प्रवेशी सूक्ष्म वनस्पति जात, यहाँ बोल सकते हैं जगत बोल सकते हैं। इनमें ऐसा होता है, एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये बफेलो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर देखिए क्रो बैठा हुआ है, इनमें आद्य सहयोग है, दोनों में भौतिक संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, एक दूसरे भौतिक संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं, फिर भी दोनों लाभान्वित यहाँ पे हो रहे हैं। ये जो क्रो है इसके ऊपर से बैठे लगे हुए इसमें कीटों को खाता है, तो इसको लाभ क्या मिल जा रहा है, इसको यहाँ से भोजन मिल जा रहा है और इस बफेलो को क्या लाभ मिल जा रहा है, इस बफेलो को ये लाभ मिल जा रहा है कि इसके कीट खत्म हो जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को आद्य सहयोग की भावना यहाँ पे शो हो रही है कि दोनों ही सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं और परस्पर लेकिन एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं। बफेलो को के कीट खत्म हो जा रहे हैं और उसको भोजन मिल जा रहा है। तो ऐसे और भी यहाँ उदाहरण है। अपने शब्द ऋणात्मक अंतःक्रिया में इसमें एक सहयोगी अपने लाभ है दूसरे को हानि करने में कोई संकोच नहीं करता है, तो नाम से पता चल रहा है। और ये आपका दिया हुआ है ऋणात्मक अंतःक्रिया निम्न प्रकार की है। इसमें सबसे पहला होता है स्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन देखिए क्या है, जब दो या दो से अधिक सदस्यों के मध्य स्थान, खनिज, ऊर्जा, जल एवं अन्य संसाधनों के लिए संघर्ष होता है तो उसे स्पर्धा कहते हैं। और यहाँ पे स्पर्धा दो प्रकार की होती है। तो स्पर्धा में अलग से 60 नोट्स आपसे पूछा जाता है, भैया स्पर्धा क्या है उसको समझाइए, उस पर 60 नोट्स लिखिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ये डिफिनेशन दे सकते हैं। स्पर्धा दो प्रकार की, दोनों इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अंतराजातीय और अंतर्जातीय क्या है। अंतरा जब शब्द आ जाता है तो ये अंतरा दो सदस्यों के बीच जो कंपटीशन होगा वो कहलाता है अंतराजातीय
क्या कहलाता है ये? अंतरजातीय स्पर्धा कहलाता है। यह स्पर्धा कई प्रजातियों के सदस्यों के बीच उत्पन्न हो रही है, जैसे किसी जैव समुदाय के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा। अंतरजातीय स्पर्धा क्या है? एक ही प्रजाति के दो या दो से अधिक सदस्यों के मध्य जब वो ये उत्पन्न होगा तो ये क्या कहलाएगा? अंतरजातीय। तो एक प्रजाति के दो या दो से अधिक सदस्यों के मध्य होगा तो अंतरजातीय, दो अलग अलग प्रजातियों के सदस्यों के मध्य हो रहा है तो अंतरजातीय स्पर्धा होता है। अंतरजातीय शब्द है, इसको अंतरजातीय शब्द आप समझ लेंगे। और ये हो गया अंतराजातीय। अंतर माने दो अलग अलग स्पीशीज के जंतु आ रहे हैं या जीव आ रहे हैं, और अंतर माने एक ही प्रजाति के दो या दो से अधिक सदस्य है। कंफ्यूज नहीं होंगे अंतराजातीय अंतरजातीय में। नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा सा बारे में और देखते हैं। विरोधी या आप समझ रहे एलिलोपैथी किसे कहते हैं, प्रतिजैविता किसे कहते हैं, या विरोधी शब्द आता है। विरोधी किसे कहते हैं? विरोधी, इसी को प्रतिजीविता और इसी को एलिलोपैथी भी कहते हैं। तो एलिलोपैथी क्या है, विरोधी क्या है, प्रतिजीविता क्या है, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने प्रयास करते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्णतः या आंशिक रूप से रोक देता है। अंत प्रक्रियाओं में किसी जीव को कोई भी लाभ नहीं होता। जैसे पेनिसिलियम एक एग्जाम्पल दिया है, पेनिसिलियम, क्लाइडोस्पोरियम या स्ट्रेप्टोमाइसिस जैसे सूक्ष्म जीव ये कार्य करते हैं जो जीवाणुओं और कवकों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये यदि ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही थी, प्रतिजीविता या एलिलोपैथी कहलाती है। वन समुदाय में कुछ वृक्षों की जड़ें जल में घुलनशील कुछ तत्वों को स्रावित करती रहती है जो अन्य प्रजातियों के बीजों के अंकुरण और उनके सीडलिंग्स जो नवोद्भिद है की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है। तो कहीं ना आपने देख लिया। परजीविता अलग से देख सकते हैं, जो अपने परपोषी के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको शो कर दिया गया। यहाँ देखिए मॉस्किटो है जो आपके शरीर से ब्लड को सक करता है, ठीक है, और परजीविता का लक्षण ये शो करता है। परजीवी विकल्पी या अविकल्पी दो प्रकार होते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे देखिए दो शब्द आ रहा, विकल्पी अविकल्पी क्या है, तो नाम से पता चल रहा है कि जो परजीवी विकल्पी है उनके बाद विकल्प होता है कि चलो भाई उनको भोजन मिलना है, दो जगहों से मिलना है। उनके बाद विकल्प है, एक जगह से भोजन नहीं मिल रहा तो दूसरी जगह से भोजन प्राप्त कर लेंगे, और दूसरी जगह से नहीं मिल रहा तो पहली जगह से ही भोजन वो प्राप्त कर लेंगे। तो परजीवी जो विकल्पी हो, मुख्यतः मृतोपजीवी ये होते हैं जो विशेष दशाओं में परजीवी भी होते हैं। तो देखिए कोई सड़ी गली मृत कार्बनिक वस्तुएं हैं, उससे अपना ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं, नहीं मिला तो परजीवी के रूप में व्यवहार करेंगे, दूसरे से भोजन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अधिकांश कवक या जीवाणु ऐसे ही होते हैं। और आप विकल्पी परजीवी जो होते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, फैकल्टेटिव। आप विकल्पी बोलते हैं फैकल्टेटिव, तो इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनको ए से ही भोजन मिलना है। यदि ए से भोजन नहीं मिला तो ये नष्ट हो जाएंगे, आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आप विकल्पी परजीवी मतलब आप समझ पा रहे हैं। प्रॉपर जीव यहाँ पूछा है प्रेडेशन क्या है। यहाँ देखिए डायग्राम आपके सामने शो किया गया है। ये प्रेडेशन का देखिए, ये कहीं कहीं इसको भक्षण करने के लिए इसके पीछे दौड़ रहा है और इसका भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो डायग्राम से भी आप समझ पा रहे हो तो आसानी से पढ़ भी लेते हैं। वे जीव जो अपने जीवित शिकार पर पोषित होते हैं परभक्षक कहे जाते हैं, और इस प्रकार की परजीविता को परभक्षण कहते हैं। प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रीडेशन कहलाती है। इसके अंतर्गत द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता उच्च मांसाहारी आते हैं। तो ये जब हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे तो आप प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये परभक्षण के लिए इस पे अटैच हुआ है, लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमेंसेलिज्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ये कुछ सीमालक विरोध से संबंधित होते हैं जहां पर एक जीव की वृद्धि को कुछ रासायनिक पदार्थों के स्त्राव से रोका जाता है। जैसे गेंदा मिट्टी में कुछ रासायनिक पदार्थों के स्त्राव से शूद्र कृमियों और कृमियों की वृद्धि को रोका जाता है। तो गेंदा का जो प्लांट है वो कुछ ऐसी केमिकल रिलीज करता है जिससे ये सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। ये प्रक्रिया एमेंसेलिज्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आवृत बीजी पादपों में गुण विचारजनन की प्रक्रिया का वर्णन सच एवं नामांकित चित्रों द्वारा करिए। तो कहेंगे ऊर्जेनेसिस यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऊर्जेनेसिस के चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। या इसी नंबर में क्वेश्चन है अन्न जनन किसे कहते हैं, अन्न जनन की प्रक्रिया को आप समझाइए। तो यहाँ पे ये डायग्राम में आपके लिए सामने इसीलिए ले आया कि आप इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ फेज और प्रोसेस दोनों चीज शो किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 फेजेस हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज दिया है, ग्रोथ फेज दिया है और यहाँ पे मैच्योरेशन फेज दिया है। तो 3 फेज को देखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले प्रिमार्डियल जर्म सेल है। डायग्राम को आप देख पा रहे हैं, डायग्राम को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे प्रिमार्डियल जर्म सेल है। डिप्लॉयड कंडीशन में इनमें डिवीजन हो रहा है। देखिए यहाँ पे और 2x 2 सेल बन जा रही है, फिर इनमें डिवीजन हो रहा है तो 4 सेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है।
और फिर ये 2x जो है यहाँ पे जो पहली बार फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों में इस तरीके देखिए पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये नष्ट हो जाती है। प्राइमरी साइड किसको आप बोलते हैं, और इन सबको आप बोलते हैं उगोनिया। क्या बोलते हैं, उगोनिया बोलते हैं। तो देखिए 2 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ डिवीजन के द्वारा। कैसे हो रहा है, ये फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जब होगा इनके द्वारा 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, तो एक नॉर्मल सेल यहाँ पे है, एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। पोलर बॉडी को फूड सप्लीमेंट पर्याप्त नहीं मिल पाता है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है, ये नष्ट हो जाती है। तो कहेंगे एक सेल बची, फिर इनमें डिवीजन होगा। देखिए यहाँ सेकेंडरी मियाटिक डिवीजन दिखाया जा रहा है। सेकेंडरी मियाटिक डिवीजन होगा, फिर 2 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन हो रहा है। फिर वही कंडीशन आ जाती है कि इसको फूड सप्लीमेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और ये पुनः नष्ट हो जाएगी। फिर एक सेल यहाँ पे बच रही है और ये ग्रो कर जाती है, तो इसे ही ओवम बोलते हैं। तो कहीं न कहीं जो oogenesis की प्रोसेस है उसमें एक बार में एक सेल का फॉर्मेशन, एक ओवम का फॉर्मेशन हो पा रहा है। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कहीं कहीं 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। ये हमने आपको मेल के केस में बता दिया, प्लांट में भी सेम कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इतना आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे या देखिए अंडजनन पूछा गया कि ग्राफियन कुटिया होने वाली प्रक्रिया है, उसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है और यह लैंगिक परिपक्वता की आयु में ही प्रारंभ हो जाता है और निम्नलिखित 3 चरणों में इसे बांटा गया है। तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पे अंडजनन को oogenesis को समझना है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जाने जाना है, लेकिन अंडजनन को आपको यहाँ समझना जो पूछा गया आपके पेपर में। तो यहाँ पे देखिए 3 चरण कौन से, अभी हमने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन फेज है, उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया वृद्धि प्रोस्था है जिसमें ग्रोथ होती है, ठीक है, पोषक पदार्थ से मिल रहे हैं तो वृद्धि विकास हो जाता है, ठीक है। और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि वर्ड पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है। और परिपक्वन फेज में यहाँ पे ओवम पूरी तरह से परिपक्व होकर के फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो एक निरंतर अंतराल के समय ये प्रक्रिया चलती है, इसलिए मैं आपको डायग्राम में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 7 नंबर में, स्त्री के अंडाशय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर अंडजनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये देखिए आपके सामने डायग्राम शो किया गया है, ये ओवम का डायग्राम है, स्वच्छ नामांकित चित्र है और इनमें बोला है कि अंडजनन की प्रक्रिया को समझाना है फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो ये देखिए बहुत सारे स्पर्म लाए गए और इनके द्वारा ये इसकी वाल को रप्चर करके यहाँ पे अपना न्यूक्लियस छोड़ देते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये इसकी वाल लेयर है, जोना पेलुसिडा बोल रहा है, और दूसरी लेयर पर पीतक अवकाश है, बीच में स्पेस दिख रहा है। तीसरा कोरोना रेडिएटा, तो कहेंगे ये जो सबसे बाहर की ओर है कोरोना रेडिएटा है, दूसरे नंबर पर जोना पेलुसिडा है, फिर बीच में परपीतक अवकाश पेरस, आप इसको क्या बोल सकते हैं, अवकाश बोल सकते हैं, स्पेस बोल सकते हैं। तो ये पूरा ओवम का स्ट्रक्चर है, उसमें स्पर्म इस तरह से आके अटैच होते हैं और वाल रप्चर हो जाती है, एक्रोसोम एंजाइम के द्वारा रिलीज होता है और ये न्यूक्लियस अंदर जाकर के डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण कर देता है। तो ये प्रक्रिया आपको केवल चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पे वन्य प्राणियों के विलुप्ति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण की 2 विधियों का वर्णन करना आपको। तो सभी को पता है वन प्राणी विलुप्त क्यों हो रहे हैं, कहीं कहीं अर्बनाइजेशन इसका मेन रीजन है। जो शहरीकरण है, जंगलों को काट करके हटा दिया जाता है, रोड का निर्माण किया जाता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको कहीं कोई अलग से स्पेस नहीं दिया जा रहा है, तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए दिखाया भी गया है कि तीव्र वनोन्मूलन जिसके कारण वन्य प्राणियों की प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं, गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार हो रहा है, मानव की क्रियाओं या भूलवश या प्राकृतिक कारणों से वनों में लगने वाली आग है, आग की वजह से नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषण से विभिन्न प्राणियों के आवासों को विभिन्न प्रकार से दूषित कर दिया गया, जिससे इनमें रहने वाले जीवों का जीवन काल कम हो गया, वन कहेंगे वो नष्ट होते जा रहे थे। यहाँ देखिए 2 मुख्य विधियाँ कई सारी हैं, लेकिन दो मुख्य विधियाँ हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया स्वास्थ्य संरक्षण क्या है, स्वास्थ्य संरक्षण को आप समझाइए। और दूसरा है उत्स्थानीय संरक्षण, दूसरा क्या है उत्स्थानीय संरक्षण। यहाँ देखिए इन सिचु कंडीशन कहीं दिखा रहा, इन सिचु जहाँ पे है वहीं उनको आप संरक्षण प्रदान करेंगे, तो वो होता है स्व माने उसी स्थान पे, संरक्षण माने उनको कंजर्व कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। तो जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके लिए प्राकृतिक आवास स्थानों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। बायोस्फीयर रिजर्व आता है, नेशनल पार्क्स आपके आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आ रहे हैं यहाँ पे,
अभ्यारण्य जो है सेंचुरीज बोल रहे हैं, वेटलैंड्स आते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियाँ, तो ये सब किसमें आ रहे हैं, स्थानीय संरक्षण के अंदर, इनके अंदर उनको रख करके संरक्षण दिया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वह स्थानीय संरक्षण, एक्ससिचु कंजर्वेशन, तो वह स्थानीय माने बाहर लगा करके जहाँ पे वो थे वहाँ से उनको हटा करके दूसरे प्लेसेस में ले जा करके रख करके जो संरक्षण दिया जाए, जो बोलते हैं वह स्थानीय संरक्षण। क्या है, जीवों का संरक्षण स्थानीय संरक्षण सबसे अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक रूप से किया गया संरक्षण भी मतलब अच्छा है, परंतु जब कभी इस प्रकार का संरक्षण संभव नहीं होता। पहले यहाँ पे 2 लाइन बताया गया कि जो स्थानीय संरक्षण है वो काफ़ी अच्छा है, जंतुओं को इधर उधर मूव नहीं कराना है, और उसे प्राकृतिक संरक्षण भी आप बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे थे वहीं पर को संरक्षण दिया जा रहा है। परंतु जब कभी इस प्रकार का संरक्षण संभव नहीं होता तो वनस्पति उद्यानों या विशेष वृक्ष संग्रहण में वह स्थानीय संरक्षण संभव होता है, और इस प्रकार का संरक्षण पौधों में उद्यानों के रूप में, जबकि प्राणियों में चिड़ियाघरों के रूप में किया जाता है। तो कहीं कहीं नेशनल पार्क हम लोग बनाते हैं, वानस्पतिक बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, वहाँ बहुत सारे पौधों को ला करके संरक्षण प्रदान करते हैं, या जंतु है उनके लिए चिड़ियाघर जू का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप के जीव जंतुओं को ला करके संरक्षण प्रदान करते हैं, पोषण देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनका आप अध्ययन भी करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिद पादप क्या होते हैं, संबंधित वातावरण में जीवित रहने में पाए जाने वाले आकारिकी अनुकूलन का वर्णन कीजिए। तो मरुद्भिद प्लांट जो होते हैं उनके बारे में आपको बता दूं, ऐसे पौधे होते हैं जो जहाँ पे जल की कमी होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, और उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है, लैक ऑफ वाटर, जहाँ पे जल की कमी है वहाँ पे वो ग्रो करते हैं तीव्र गति से। अब वही पूछा जा रहा है कि संबंधित वातावरण में, माने सूखे हुए इस वातावरण में जीवित रहने के लिए इनमें नेचर ने क्या क्या इनका फिजिकल आकार में इनमें क्या क्या परिवर्तन दे दिया है, ये सारी चीजें समझनी है। थोड़ा सा देखते हैं मरुद्भिद प्लांट क्या है पहले, फिर इनमें क्या क्या जड़ तना पत्ती में इनमें क्या अनुकूलन एडाप्टेशन दे दिया गया है नेचर के द्वारा, जिसे कम जल में भी बढ़िया से ग्रो कर पाते हैं, और कौन से पौधे हैं जिनमें ऐसा हो पा रहा है। देखिए, शुष्क आवासों या मरुद प्रदेशों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद पौधों में जलाभाव या शुष्कता के प्रति सहिष्णुता या इसे सहन करने की ग्रेट कैपेबिलिटी होती है, और विभिन्न परिस्थितियों ने मरुद्भिद पौधों को अलग अलग प्रकार से परिभाषित भी किया। जैसे सिंपल साहब क्या कह रहे हैं कि वह पादप जो कि जलाभाव की परिस्थितियों में अपनी वास्तु संयोजन क्रिया को मंद करने की क्षमता रखते हैं, उनको भी आप मरुद्भिद यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आकार के अनुकूल में जड़ों की बात करें तो मरुद्भिद पौधे प्रायः, देखिए जल वहाँ कम है तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक जाएंगी, कहाँ जाएंगी, बहुत ज़्यादा गहराई तक जाएंगी और बहुत ज़्यादा विकसित होंगी। तो ये चीज़ यहाँ भी बताया गया है कि मरुद्भिद पौधे प्रायः शुष्क या जलाभाव वाले स्थानों पर पाया जाते हैं। तो आप जान रहे हैं इनका मूल तंत्र जो है, जड़ तंत्र जो है, रूट सिस्टम जो है, अधिकाधिक जल का अवशोषण करने के लिए अत्यधिक डेवलप्ड होता है और ये गहरा भी होता है। और इनमें निम्न अनुकूलन पाया, क्या अनुकूलन पाया जाता है, इनके पौधों में जड़ें चारों तरफ से प्रसारित व सुविकसित होती है। इनकी जड़ें प्रायः मूसला जड़ें आप समझते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती है, टैप रूट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई तक जाकर के वहाँ से जल को सक कर लेती है, जो जमीन में देखिए लिखा भी है, बहुत गहराई तक जाती है। मृदा में इन जड़ों की शाखाओं का एक विस्तृत जाल फैला रहता है। सेक्रम मुंजा, यहाँ एक प्लांट भी दिया गया है जिसकी जड़ें महीने रेशेदार एवं गोल को ऊपरी सतहों में ही फैली हुई रहती है। एक वर्षीय एवं शाकी मरुद्भिदों में भी जड़ों की गहराई अभी कम हो रही है, कुछ भी कम होती है, और बहुत सारे पौधे जिनमें बहुत ज़्यादा गहराई होती है। जड़ों में मूल रोम और मूल गोप सुविकसित होते हैं। मूल रोम जो है जल को सक करने में हेल्प करते हैं यहाँ पे, और रूट क्या है उसके ऊपर संरक्षण प्रदान करता है, जिससे जड़ें अधिकाधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर सकती है। इन पौधों में जड़ों की वृद्धि दर सामान्यतः अधिक पाई जाती है। जो सामान्य पौधे हैं उनके अपेक्षा इनकी जड़ों की जो वृद्धि दर है वो ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा, इनके पौधों में तो जड़ों की वृद्धि 10 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। और शैलोद्भिद पौधों में तो चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं, और जड़ें चट्टानों के ऊपर ही फैली जाती हैं और इनकी दरारों को भेद कर वृद्धि करने में सहायता करती हैं। तो कहीं कहीं आपको समझना है कि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा विकसित होती है, बहुत गहराई तक जाती है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जो जल को अवशोषित करती है। स्टेम देखते हैं, मरुद्भिद पौधों के तनों में अनेक प्रकार के अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि पौधों का अभाव वातावरण के सीधे संपर्क में होता है। और तने में पाए जाने वाले प्रमुख आकार के अनुकूलन कौन कौन से देख लें। ये काष्ठी होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लकड़ी होती है, बहुवर्षीय शाख है, झाड़ियों में अथवा वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। और कुछ पौधे यहाँ दिए गए जैसे सिट्रस, सेरिकोस्टोमा आदि के तने अत्यधिक शाखित होते हैं, लेकिन इनकी शाखाएं आसपास सटी हुई होती है, जिससे जल की हानि ना होने पाए।
पत्तियां इनकी कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। देखिए यहाँ नागफनी की बात है, नागफनी का आपने पौधा देखा है और आकार में छोटी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। इसको आप पढ़ेंगे सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। और उनके जो स्टोमेटा है अंदर की ओर धसे होते हैं। जब स्टोमेटा अंदर की ओर धसे तो जो सनलाइट उसमें पड़ रही है पूरी तरह से नहीं पड़ेगी और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जल का वाष्पन नहीं होगा। और छोटा आकार है तो ज़्यादा एरिया नहीं कवर करेगा प्रकाश, ठीक है। तो देखिए अनेक पौधों की पत्तियां मोम और मोम का उसमें जमाव रहता है, सिलिका का आवरण पाया जाता है, जैसे कैलोट्रॉपिस में शो किया गया है। तो उस प्रकाश उसको भेद नहीं पाएगा, मोटी परत है और जल का बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो जल की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ देखिए भी शो किया गया संवर्धक पर्ण फलक लैमिना का आकार छोटा हो जाता है, जैसे खेजड़ी प्लांट दिया गया है। बबूल आपने गांव में देखा ही है, उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, इसमें सूर्य का कितना कम पड़ेगा। कुछ पौधे जैसे परिकिंसोनिया के पर्णक अत्यधिक लघु आकृति के होते हैं, लेकिन इनका प्राच रैकेज और चपटा मोटा होता है और यह पर्णकों को तेज धूप से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो कहीं न कहीं नेचर ने इनकी पत्तियों को इस तरह से डिजाइन ही कर दिया है कि जिसमें सनलाइट कम एरिया कवर करेगा और मोटी पत्तियां बना दिया है। और इनके जो स्टोमेटा छिद्र है, जैसे जल वाष्पित होता है उसको अंदर की ओर बना दिया, जिससे जल का हानि ना होने पाए और कम जलों में ये उग सके। यहाँ ये प्लांट हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लांट है, कितना मोटी लेयर्स है इसकी, देखिए कितनी मोटी लेयर्स आप देख रही है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर्स है। और इसमें देखिए स्टोमेटा अंदर की ओर धसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सनलाइट इसमें पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और कम जल वाले क्षेत्रों में ये आसानी से ग्रो कर लेगा। यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ हमने दिखा दिया, पोनीटेल्स, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, क्राउन थॉर्न्स, निपल कैक्टस, हिल चिक्स और जेड प्लांट। ये ऐसे प्लांट हैं जो 0-5 प्लांट कहलाते हैं और कम जल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और फल और बीज इनके जो होते हैं उनमें भी अनुकूलन है। आप यहाँ से स्क्रीन से शॉट ले लेंगे कि फल और बीज जो है उनसे भी जल की हानि नहीं होगी, बहुत थिन लेयर उसके ऊपर होती है। और आगे बढ़ते हैं, आंतरिक संरचना के अनुकूलन एवं लक्षण। आंतरिक संरचना में भी इस तरह से डिजाइन होती है कि ज़्यादा जल की हानि नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, आप हमें लग रहा है समझ चुके होंगे। और 3 जड़ तना पत्ती में भी यदि आप लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का सचित्र वर्णन करते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर ये पूछा जाता है आपसे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इस पर टिप्पणी लिखिए या इसको समझाइए। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया से डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि यहाँ देखिए ये एम्पियर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यहाँ से देखिए लिया जा रहा है, ग्रीन कलर आप देखेंगे। ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, पहले इसको समझिए क्या है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड है और ये आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड को लिया जाता है जिसके बाद जीन को आगे लाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए इतना कट कर दिया गया प्लाज्मिड को थोड़ा सा और यहाँ पे उस जीन को डाल दिया गया जो कैरेक्टर हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इंसर्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड डीएनए, देख पा रहे हैं आप, cut DNA of the both gene of interest and plasmid DNA with the same restriction enzyme। तो इसमें इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इसको कट किया गया था और लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए बहुत बताया जा रहा है, मिक्स द डीएनएस एडेड एंड लाइगेज टू ज्वाइन डीएनए पीसेस बाय बेस पेयर। तो यहाँ पे लाइगेज एंजाइम जो है यहाँ देखिए इसको जोड़ने का कार्य करना और यहाँ जो कट करके इसका फ्रेगमेंट निकाला गया है ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा निकाला गया है। फर्स्ट सेकंड पार्ट आप देखे होंगे तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम के फंक्शन को हमने बताया। तो अब देखिए ये जो प्लाज्मिड था इसमें एक अलग से ये जीन को जोड़ दिया गया और ये जो डीएनए बन गया ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बन गया। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बन गया। अब इसको एक बैक्टीरियल सेल में देखिए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बन गया। प्लाज्मिड जो है इसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया यहाँ पे, फिर बैक्टीरियल कॉलोनी ये ग्रो करके बैक्टीरियल कॉलोनी बना लेता है। फिर इसको आप यहाँ पे देखिए रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और इसमें डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। देखिए 0 से 10 का 2 गुना माने 100, फिर 3 गुना या 100 को आप मल्टीप्लाई करा लें। इस तरह से बहुत सारी प्रतिलिपि इसकी तैयार कर ली जाती है। तो आपको क्या बताना है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ये समझना है कि प्लाज्मिड आपने लिया और उसमें आपने इच्छित जीन को लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया। अब जो डीएनए बना ये आपने प्लाज्मिड लिया, इसके कुछ पोर्शन को आपने कट कर लिया और ये आपने कोई जीन लिया और ये आपने जब प्लाज्मिड लिया तो यहाँ पे ला करके इस जीन को आपने यहाँ पे जोड़ दिया।
तो ये जो डीएनए बन गया, ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। देखिए नाम जो पुनर्योगज डीएनए, मैंने ऐसा डीएनए जिसमें आपने इस जीन को जोड़ दिया था, इसमें वो भी कैरेक्टर आ गए जो आप चाह रहे थे। तो ये यहाँ पे पूरी टेक्निक के बारे में हमने लिख दिया है और इसको आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें देखिए इच डीएनए का चयन आपने कर लिया जो इसमें जोड़ना है। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिक एंजाइम द्वारा उसको कट कर देते हैं, लाइगेज एंजाइम द्वारा उसको जोड़ देते हैं और फिर पीसीआर साइकिल के पीसीआर के द्वारा उसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं या आपस में ही विभाजन होकर के बहुत सारी प्रतियां बना लेता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये सारी प्रविधि इसमें लिखी गई है, सारी बातें, कोई जरूरी नहीं इतना आप एग्जाम में लिखें, ठीक है, लेकिन पढ़ के इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए समष्टि वृद्धि से आप क्या सोचते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा, सामयिक संख्या में वृद्धि दर्शाने वक्र को समझाइए, या डीएनए का द्विगुणन द्विदिशात्मक होता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करने का प्रयास करें, थोड़ा सा आप भी परिश्रम करें। फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे ही बताना, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो इसको मैं आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा, जैसे मैंने आपको तीनों वीडियो बताया था। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 2 आपको मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब चैनल को कर ही लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लाइक करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।